औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। तो चलते हैं 1.1 पे और देखते हैं कि 1.1 में क्या है। 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें हमें वो बोलता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस का मतलब है, ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है। अगर किसी को ऑर्डर का नहीं पता वो लास्ट लेक्चर नंबर 1 उसमें देख सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है। उसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है और इस लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पे इसका लेक्चर नंबर 1 का लिंक होगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए में उसने हमें बोला कि इसका आपने ऑर्डर बताना है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताने के लिए, ऑर्डर को बताने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे m और दूसरे नंबर पे n। अब m क्या चीज़ है और n क्या चीज़ है। हमने सीखा था कि m हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज को और n बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो फिर इसका मतलब है कि हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए रोज का पता होना चाहिए और कॉलम का पता होना चाहिए। तो हम अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमारे पास हमने सीखा था कि रोज क्या होती हैं। हमने कहा था हॉरिजॉन्टल वेज में जो एंट्रीज पड़ी होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हुई है और एक ये हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे अगर लिखें तो हमारे पास कितनी रोज बनेंगी, 2। और अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो हमारे पास एंट्रीज पड़ी हुई है उनको हम बोलते हैं कॉलम। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर का मतलब होता है m/n और आप इसको m/n इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको लिखते हैं m मीन्स नंबर ऑफ रोज, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, यही इसका ऑर्डर लिखने का तरीका होता है। यानी अगर आपसे वो बोले कि इसका ऑर्डर बताएं तो आप उसको कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर है 2/2। ये तो हमारा हो गया पार्ट ए। अब हम देखते हैं पार्ट बी में कि पार्ट बी में उसने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया है। तो पार्ट बी में भी उसने यही बोला कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताओ। तो पार्ट बी में हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो हम कह देंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 और कह देंगे कॉलम कितने हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम है 2, यानी m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे 2/2 मीन्स कि ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। तो m और n को हम बाई की फॉर्म में लिखते हैं तो 2/2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 2/2। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका सी वाला पार्ट देखते हैं कि इसके सी वाले पार्ट में उसने हमें क्या बोला है। मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 2 4। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम पहले यूज कर चुके। तो अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक है, हम यहाँ पे लिखेंगे m नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2। तो n यहाँ पे कितना हुआ, 2। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं
ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं m बाई n से। m मतलब 1, n कॉलम, कॉलम मीन्स 2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें कौन सी वैल्यू दी है और हमने उसका भी ऑर्डर बताना है। तो d इज इक्वल टू 406। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, इसका हम अगर ऑर्डर बताना चाहें तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें रोज की तादाद कितनी है, 1, 2 एंड 3। 3 हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे हम लिख देंगे m इज इक्वल टू 3। और अगर हम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कितनी है, 1। तो n इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे m बाई n यानी 3/1। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/1। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड किया है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है E इज इक्वल टू मैट्रिक्स A D B E C एंड F। तो अगर हम यहां पे देखें, ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, ये R1 R2 R3 यानी 3 रोज हैं हमारे पास। यहाँ पे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं रोज को, हम यहाँ कह देंगे 3। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो 1 एंड 2। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर इज इक्वल टू m बाई n। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास m कितना है, 3, और हमारे पास n कितना है, 2। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/2। जैसा कि हमने देखा था कि इसके ऑर्डर को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं, इसको 3/2 पढ़ते हैं, और 3/2 हम m बाई n इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलें इससे अगला पार्ट इसका करते हैं, जो कि है f इज इक्वल टू 2। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में एक एंट्री है और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में भी एक एंट्री है। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखने लगे तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे m बाई n। तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है मैट्रिक्स G इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसका हम अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो वही तरतीब कि हम पहले देखेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन कितनी है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है 3, यानी कितनी रोज हैं, 3। अगर हम इसका वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, या इसको हम कहते हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स को देखें तो कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं, 3। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो हम इसका ऑर्डर लिखते हैं m बाई n। तो m रोज हैं, रोज पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में लिखेंगे। तो इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/3। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 3/3। लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है h is equal to
2 3 4 1 0 6। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल वे रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो इसको हम कहते हैं m, और ये कितनी है 2। अगर हम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास इसकी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन या इसका कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे 2/3। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है 1.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बुक से देखते हैं कि वो हमसे क्या रिक्वायर्ड करता है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे बोला, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि आप हमें ये बताएं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस की थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है। तो इक्वल मैट्रिसेस में हमने बोला था कि दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल टू बी, हम उसको इस तरह डिनोट करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो किस्म की शराइत थी। हमने कहा था कि पहली शर्त मैट्रिक्स के बराबर होने की ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। एक तो ये हमारा पहली कंडीशन ये थी हमारी कि ये शर्त पूरा होना जरूरी है, यानी ऑर्डर ए का और ऑर्डर बी का दोनों क्या होने चाहिए बराबर। और ऑर्डर हमने भी समझा कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम हमने ये भी कहा था और हमने सीखा था कि कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी ई एफ जी एच आई जे इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के किस दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखते हैं, तो बुक पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू है 3 ये किस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ये मैट्रिक्स बी के बराबर भी नहीं हो सकता, सी के बराबर हो सकता है। कैसे? अगर हम सी को सॉल्व करें तो सी हमारे पास है मैट्रिक्स सी हमारे पास है 5 - 2 और हमें पता है कि 5 - 2 कितना होता है 3, जबकि ऑर्डर ए की वैल्यू क्या थी, ऑर्डर ए की वैल्यू भी 3 थी। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 1/1 और इसका ऑर्डर भी क्या है 1/1। दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इसकी एंट्री भी सेम है। तो हम कह देंगे कि ए मैट्रिक्स बराबर है मैट्रिक्स सी के। आगे चलते हैं, बी वाला मैट्रिक्स देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या है 3 और 5। तो अगर हम देखें डी को तो डी की वैल्यू अगर देखें तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है मगर इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्री सेम नहीं है। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज का मतलब ये 3 अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे 3 हो, ये 5 सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे 5 पड़ा हो, तो बी और डी बराबर नहीं है। ई का ऑर्डर भी सेम नहीं है, एफ भी बराबर नहीं हो सकते, जी भी बराबर नहीं है, एच भी। अगर हम आई की तरफ देखें तो आई को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आई में ये 3 है और यहाँ पे 3 + 2 5 होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों की कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम है, यानी यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हमारा बी और आई मैट्रिक्स बी बराबर होगा मैट्रिक्स आई के।
नेक्स्ट देखते हैं, सी वाला हमने देख लिया, डी वाले पे चलते हैं। तो डी वाले अगर मैट्रिक्स में हम देखें 5 and 3, तो 5 and 3 तो इनमें किसी में नहीं है। आगे चलते हैं ई पे, तो ई मैट्रिक्स हम देखें तो 4 0 6 2, तो ई मैट्रिक्स के एंट्रीज एच मैट्रिक्स की एंट्रीज कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज के बराबर है। यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो हम कह देंगे कि मैट्रिक्स ई बराबर है मैट्रिक्स एच के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स एफ की, जो कि है 2 और 6। तो देखते हैं मैट्रिक्स एफ किसके बराबर है। अगर हम जी की बात करें तो जी के अंदर हमारे पास है 3 - 1, ये सिंगल एंट्री है, इसको उसने माइनस की फॉर्म में लिखा, तो 3 - 1 हमारे पास होता है 2, और 3 + 3 हमारे पास आता है 6। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एफ मैट्रिक्स जी के बराबर है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। तो मैं कह दूंगा एफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। नेक्स्ट देखते हैं, एच हमने बात कर ली कि ई के बराबर है, आई की हमने बात कर ली। तो जे को अगर हम देखें तो 2 + 2 कितना होता है 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6। अगर इसको यहां पे हम लिख लें तो 2 + 2 हमारे पास आता है 4, 2 - 2 आता है 0, 2 + 4 आता है 6, और 2 + 0 आता है 2। तो ये मैट्रिक्स जे ई और एच के बराबर आता है, क्योंकि इसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हमने जहां पे लिखा ई और एच, इसके सामने हम ये लिख देते हैं कि मैट्रिक्स जे भी बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहां तक था। इसमें उसने सिर्फ यही पूछा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स का, वो यहाँ पे आप अप्लाई करें और बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। यहां तक हमारी थी जनरल डिस्कशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है वो। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा समझते हैं कि इसमें इसकी स्टेटमेंट पे वो क्या कहना चाह रहा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी वो कहना चाह रहा है कि आपके पास ये जो नजर आ रही हैं इसमें आप ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करें विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आपको उसने एक इक्वेशन दे दी, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो उसने यहाँ पे कह दिया कि आप मैट्रिक्स की इक्वेशन को यूज करते हुए ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करें। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमें बोला कि आपने ए बी सी एंड डी चारों की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसने हमें कह दिया कि एक मैट्रिक्स है a + c a + 2b c - 1 4d - 6। ये मैट्रिक्स बराबर है 0 - 7 3 और 2d। उसने कहा ये मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है इक्वल मैट्रिक्स की उसको सेटिस्फाई करता है, यानी ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों में आपस में क्या है, बराबर। तो हमने सीखा हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि अगर हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो वो कब होगा, एक तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा इसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज सेम होना चाहिए।
यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होना जरूरी है। मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें a प्लस सी और 0 देखने में बराबर नहीं लग रहे, a प्लस 2b -7 के बराबर नहीं लग रहा, c -1 3 के बराबर नहीं लग रहा, और 4d -6 2b के बराबर नहीं लग रहा। मगर उसने हमें खुद कह दिया कि ये बराबर हैं, तो हम कह देंगे बाय द इक्वेशन या बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, यानी हम डेफिनेशन अगर हम देखें इक्वल मैट्रिसेस की, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तो सेम है, और उसने कहा था इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने ये इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे इसके इक्वल कर दी, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री मैंने यहाँ पे इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, तो ये आ जाएगा c -1 इज इक्वल टू 3, एंड इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे ये है, तो ये आ जाएगा 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो इनको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। याद रखिएगा जब भी वो कोई कंडीशन आपको बता दे, खुद बता दे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वो आपसे वैल्यू पूछने के लिए वैल्यू डिमांड करता है कि मुझे इनकी वैल्यूज बताओ। तो हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें तो a जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज मिसिंग है, यानी हम इसको यूज करके कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करें तो a भी मिसिंग है, b भी मिसिंग है, ये भी फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो इसमें एक मिसिंग फिगर है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर 3 की मदद से हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे c, यहाँ पे -1 हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 1 प्लस की हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास 4। एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं और हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हम इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 में हम c हमारे पास फाइंड हो चुका, तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ c। तो a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास जो हमने भी फाइंड की जो है 4, हम 4 को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकलेगी, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और जब भी -4 होगा या 0 में कोई भी नंबर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारी 2 वैल्यूज फाइंड हो गई a और c की। अब हम थोड़ा सा इक्वेशंस पे वापस चलते हैं। हमने यहाँ पे a भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास a भी और b की भी और a की भी वैल्यू मिसिंग है, तो यहाँ पे हमने अभी a की वैल्यू फाइंड की, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू हमने भी फाइंड की -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम b इस तरफ रहने देंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये भी यहाँ ही लिखा जाएगा, और ये -7 ये माइनस का 4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा।
तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 तो होता है -3। तो b की अगर हमें वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास रह गई लास्ट वैल्यू, जो कि है हमारे पास, देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, यानी इसमें d की वैल्यू मिसिंग है, तो हम यहां से डायरेक्ट d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी? इक्वेशन नंबर 4 थी हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हम इसको सॉल्व करना, अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है कि d एक तरफ कर लेंगे फाइंड करने के लिए d की वैल्यू, और ये 6 माइनस का है, दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 4d माइनस 2d, तो 4d माइनस 2d हमारे पास होता है 2d इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू अगर हमें चाहिए, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे 2 3 आर 6, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई, a, b, c और d की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।